हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन। मैं जी कुमार आज लेकर आया हूं डेली डोज 20। और ये कल जो आर्टिकल्स में पढ़ा रहा था डेली डोज 19 में भी आर्टिकल्स पढ़ाया स्टार्ट किया है। तो आर्टिकल्स की संख्या ज्यादा है, थोड़ा 395 टू 444 के आसपास। तो ये थोड़ा सा आपका ज्यादा संख्या में, तो टाइम ज्यादा लेगा, क्लास बढ़ेगा, एक दो पार्ट जाएगा। तो कल मैंने पार्ट 1 इसका पढ़ाया 25 आर्टिकल्स के आसपास जो इंपॉर्टेंट थे। और आज जो है आपको फिर चलेगा दूसरा क्लास पार्ट 2, और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए अब। और हाँ, एक चीज और कि आपने अभी तक वो फिर डेली डोज 19 नहीं देखा है तो उसको पहले देख लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उसको पहले पढ़ाया गया। तो पहले वो सिलसिलेवार ढंग से आपके पास नोट तैयार हो जाएगा, एक से स्टार्ट कर लीजिएगा। ये पूरा सप्ताह आपका पॉलिटी के चलेगा। तो चलिए ये पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और 25 के बाद आज स्टार्ट कीजिएगा अनुच्छेद 28 लिखिएगा। अनुच्छेद 28 या आर्टिकल्स 28 इसमें लिखिएगा। तो इसमें किसका वर्णन है? जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया कि मूल अधिकार कितने हैं भारत में? 6 है। तो पहला आपको पढ़ाया समता का अधिकार, फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकारों का अधिकार, और उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और फिर आपको बताया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो बताया गया, तो 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। तो 28 भी आएगा उसी ड्यूरेशन में। तो इसमें भी पक्का है किसी न किसी आपका स्वतंत्र मूल अधिकार से संबंधित होगा। तो आपको जब भाग पढ़ाया गया तो उसमें लिखाया गया कि कहां से कहां तक जो है कितना कौन सा ये है। तो 14 से 18 था आपका समता का अधिकार, 19 से लेकर के 22 तक था आपका स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 में आपका था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से लेकर के 28 तक में आपको पढ़ाया गया धार्मिक संबंधी अधिकार। तो ये भी आपका कोई ना कोई धर्म से रिलेटेड होगा। तो लिखिएगा 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में, लिख लीजिएगा कुछ शिक्षण संस्थानों में, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक आचरण, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उसके बाद क्या उपासना करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये है आपका 28 कहता है कि मतलब कि जैसे कोई भी कुछ विशेष आपका जो हो गया आपका शिक्षण संस्थान, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया है ना, तो इस टाइप का जो नाम है उर्दू पक्का नेसेसरी उसमें सिखाया जाना चाहिए। तो इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ करता है ना। और अगर हम बात करें कोई भी दयानंद एंग्लो विद्यालय, इस सब में भी कुछ धर्म से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। तो जो भी है आपका इस टाइप का जो धर्म से रिलेटेड शिक्षण संस्थान होगा उसमें धार्मिक चीजों को पढ़ाना और उसकी उपासना करना, ये आराम से कर सकते हैं। हम लोग भी आपका अपने हिंदू विद्यालय जो भी होते हैं उसमें सरस्वती पूजा का प्रतिष्ठापन करते हैं ना। तो ये धर्म से रिलेटेड है, तो ये सब कर सकते हैं। ये हमको देता है आर्टिकल 28 है ना, अधिकार देता है। ये मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा। फिर आप लिखिएगा 28 के बाद आर्टिकल्स 30, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षा संस्थानों में स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का है ना। जनरली ये सब जो है आपका पहले संविधान से पहले कोई भी बड़े लोग ही करते थे है ना, छोटे जाति के लोग ये सब का ये नहीं कर पाता था। एक प्रोत्साहन की तरह इसको 30 आर्टिकल्स में ये किया गया कि मतलब कुछ संस्थान शिक्षा संस्थानों में, लिखिएगा कुछ शिक्षा संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में की लिखिएगा शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने की अल्पसंख्यक वर्गों को क्या है का अधिकार। यानी 30 हमारा कहता है कि कुछ ऐसा शिक्षा संस्थान है जिसको कि शिक्षण संस्थानों को स्थापित कौन कर सकता है? अल्पसंख्यक वर्ग भी इसको कर सकते हैं। ये विशेष अधिकार देता है। अगला लिखिएगा अनुच्छेद
32, आर्टिकल्स 32 ये लिखेंगे आप कि प्रदत्त मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार, प्रदत्त जो भी मूल अधिकार दिया गया है, प्रदत्त मूल अधिकारों परिवर्तित करने का उपचार, ठीक है, लिखिएगा प्रदत्त मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का उपचार, ठीक है, जो भी है इसमें दिया गया। फिर आप लिखिएगा आर्टिकल्स 36 टू 51, हाँ यहां पे लिखाया जाएगा आपको, एक यहां पे लिख लीजिएगा स्टार मार के, 36 टू 51। इसमें किसका वर्णन है? आपका 35 इंपोर्टेंट नहीं था, इसलिए इसको जो इंपोर्टेंट है उसको केवल किया जा रहा है। तो 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार खत्म हो गए। तो अगला जो आपका आता है 36 से लेकर के 51 तक आपको पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया? भाग 4 में, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद फिर जो इंपोर्टेंट होगा इसमें से 51 तक में फिर पढ़ाया जाएगा। तो पहले इसको लिखिए कि 31 टू 56 में किसका वर्णन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। लिखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका प्रावधान कितना से कितना में है? 36 से 51 में, ठीक है। क्या ऊपर से मिटा है? गुड। फिर अगला आपको अभी जैसे पढ़ाया गया, मतलब 36 से लेकर 51 तक राज्य के निर्देशक तत्व है। तो इसमें जो केवल इंपोर्टेंट है उसको पढ़ाया जा रहा है। जैसे 40 में आपका किसका वर्णन मिलेगा? आर्टिकल 40 में लिखेगा ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। किसका वर्णन है? ग्राम पंचायत का गठन। ये कितना में मिलेगा आपको? अनुच्छेद 40 में। बहुत पूछता है, इसमें भी स्टार लगा लीजिए आप, है ना। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है? ग्राम पंचायतों का गठन। पंचायतों कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। फिर आगे लिखिएगा अनुच्छेद 44, ठीक है। अनुच्छेद 44 में लिखिएगा किसका वर्णन है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। तो आप लोग यहां पे कमेंट करके ये कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि बताइए इन भारत का कौन सा राज्य में समान सिविल कोड लागू है? कोई बता सकते हैं? भारत के किस राज्य में जो है समान सिविल कोड लागू है ना? समान सिविल संहिता एकमात्र राज्य है भारत का। आपके ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मध्य प्रदेश। अभी मैं फिर आगे बढ़ूंगा, आप कमेंट्स सेक्शन में जो है आपके चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं हम लोग को। फिर आगे आप लिखिएगा 45 नंबर अनुच्छेद। 45 नंबर अनुच्छेद मैं बता दूंगा आंसर बाद में। 45 नंबर अनुच्छेद में है वर्णन किसका? कि बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है। ये लिखिएगा बालकों, बच्चों के लिए। इसका कई जगह मिलेगा आपको, 21 में भी मिलेगा, संविधान के संशोधन 86 में भी मिलेगा। यहां भी बालकों के लिए, कितना वर्ष के बच्चों के लिए? बालकों के लिए बोला 14, 6 से लेकर के 14 लिख लीजिएगा, 6 से 14। बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का काम, इसीलिए इसका है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। यह आपको कहा गया है कितना नंबर में? 45 में। फिर आप लिखिएगा 48 का क, 48 का क में लिखिएगा, है ना। 48 के क में किसका वर्णन है? एक सेकेंड जरा सा। 48 के क में लिखिएगा पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। ये लिख लीजिएगा 48 के क में किसका वर्णन है? पर्यावरण का संरक्षण, उसका संवर्धन,
तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा करना क्या है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का काम है ना, वो करवाएगा आपसे। फिर आपका है लिखिएगा 49 भी, 49 में लिखिएगा अनुच्छेद 49 या आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों है ना, संस्थाओं और वस्तुओं की रक्षा करना, ये भी हम लोग का एक कर्तव्य है। फिर लिखिएगा राष्ट्रीय महत्व, कहता रेल आपकी अपनी अपनी संपत्ति है, क्या करना है, इसको उठा के घर ले जाना है ना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जैसे ताजमहल है, अब वहां जाकर के उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं जी। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थाओं या स्थानों को भी कहीं भी चले जाइए, जैसे मान लिया आप चले गए घूमने के लिए संजय गांधी जैविक उद्यान, तो आप उसमें जाकर के ये नहीं कर सकते, उसका तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, है ना। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है कि उसको थोड़ा सा ये संभाल करके आप रखना, उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। ये नीति निर्देशक तत्वों का भी काम है कि उसको ये करवाए। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों आदि का संरक्षण, ठीक है। फिर आगे लिखिएगा आप लोग 50 में, 50 आर्टिकल्स 50 में क्या लिखेंगे आप लोग कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है ना। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। कार्यपालिका में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती है और न्यायपालिका में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग है। ये आपका कहा गया है अनुच्छेद 50 में, दोनों अपने आप में क्या इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। चलिए आगे ऊपर से मिटा दें हम। अब लिखिएगा 50 के बाद 51 का क, ये आप लोग भी जानते हैं, 4 के क में आपको लिखा गया मूल कर्तव्य के बारे में, तो 51 के क में किसका वर्णन है, मूल कर्तव्य का, ठीक है। लिखिएगा मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य का वर्णन किसमें मिलेगा आपको, 51 के क में। फिर लिखिएगा 51 के क के बाद 52 नंबर 52 में क्या लिखेंगे, आर्टिकल्स नंबर 52, इसमें लिखेंगे 51 के क बताया, 51 तो बताया नहीं मैं, एक इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा 51 नंबर, 51 का क मूल कर्तव्य। अब लिख लीजिएगा एक 51 छूट गया, 51 में लिख लीजिएगा किसका वर्णन है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये लिख लीजिएगा, मतलब विश्व में शांति कायम करना हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, उसके जो शांति के हित में हो वो काम करेंगे हम लोग। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये किसका काम है, 51 के को, मतलब 36 से लेकर के 51 तक किसका वर्णन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, तो उसका काम है ये करना। फिर आप 51 भी पढ़ लिए, 51 के को में मूल कर्तव्य है। अब है आपका लिखेगा 52 में किसका है वर्णन, बताइएगा कोई, किसी को पता है, भारत का राष्ट्रपति, इसका वर्णन है 52 में, भारत का राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति हम पढ़ाएंगे ना तो राष्ट्रपति के बारे में पूरा लिखाएंगे, इसका ट्रिक भी देंगे, है ना, पकानी कोका द्वियोदशम, पूरा जो आएगा ट्रिक, मतलब अलग से जब राष्ट्रपति पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि राष्ट्रपति का काम कितना है, कितना में निर्वाचन है, वो किस आधार पे महाभियोग उस पर लगा सकते हैं, फिर हम उसके वो जो क्षमादान दे सकते हैं, सारे चीजों को एक एक करके पढ़ाया जाएगा। तो पहले आप फिलहाल जो है आपका जो अनुच्छेद चल रहा है इंपॉर्टेंट ढंग का, वो पहले आप लिखते चलिए, फिर आगे जब पढ़ाएंगे डिटेल से तो उसमें ये लेकर के चलेंगे। लिखिएगा 52 में भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। फिर लिखेंगे आप, तो यहीं पे हम जोड़ जोड़ करके, अब यहां से हम लोग कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, है ना। एक संघ को लेंगे, दूसरा राज्य में लेंगे, तो संघ में होते हैं राष्ट्रपति, तो राज्य में भी तो कोई होते हैं प्रमुख, कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं ना। तो राष्ट्रपति का वर्णन 52 में, तो लिखेगा एजे परी 153 में वर्णन है किसका, राज्यपाल का, ठीक है, लिखेगा राज्यपाल। अब हम ऐसे कंपैरिजन करके चलेंगे, संघ में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। फिर आप लिखिएगा 53 में वर्णन किसका है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए या संघ की कार्यपालिका शक्ति से लिखेगा, हाँ ठीक, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसका वर्णन आपको किसमें मिलेगा, 53 में। तो यहीं पे कंपैरिजन करके लिखिएगा 154 में, एकदम देखिए ऐसे ऐसे चल रहेगा, 154
154 में किसका वर्णन है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, जब संघ की कार्यपालिका शक्ति के 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो 154 में किसका? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। लिखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति आपको मिलेगा कितना में? फिर आप लिखिएगा यहीं पे 53 के बाद 74 लिखिएगा। बीच में हम देखिए छोड़ रहे हैं, फिर आगे आएंगे उधर घूर करके, लेकिन जो इंपोर्टेंट पहले उसको एक सिलसिलेवार ढंग से अनुच्छेद जैसे पढ़ना है वैसे पहले पढ़ते चलते हैं। लिखिए 74 में क्या है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन, ये लिख लीजिए। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन। ठीक है, तो यहीं पे हम राज्यपाल के लिए भी कोई होते होंगे ना जी। मंत्री परिषद का गठन लिखेगा इसमें, सॉरी गठन छूट गया, गठन लिख लीजिए, यहीं पे लिख देता है। फिर यहीं पे आप जोड़ करके लिखेंगे कि राज्य के लिए भी कोई होंगे ना, 163 में है, लिख लीजिएगा 163 में लिखिएगा राज्यपाल की शक्ति के लिए सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन। लिखिए, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। हो गया ना, यहां तक ठीक है? ऊपर से मिटा दे। आप 79 देखिए, तीन को यहां पे पढ़ाया जाता है आपको, 79, 80, 81 है ना। 79 में मिलेगा संसद, और 80 में मिलेगा राज्यसभा, और 81 में मिलेगा क्या? लोकसभा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा ऐसे सरला से, सरला संसद है ना, संसद, र से राज्यसभा, और लो से हो गया लोकसभा, सरला या सरल ढंग से लोकसभा। तो आपको पढ़ाया जा रहा है 79 में आपको क्या मिलेगा? यहीं पे लिख लीजिए 79, 80, 81। तो 79 में किसका? संसद का वर्णन, संसद। ठीक है, फिर आप लिखेंगे यहीं पे। तो बताइए, राज्य में भी तो कोई होता होगा ना, जैसे केंद्र में संसद होता है, और राज्य में क्या होगा? लिखिएगा राज्य विधानमंडल होता है ना। तो उसका अनुच्छेद कौन सा है आपका? 168 लिखेंगे, 168 राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। फिर आगे लिखेंगे अगला, यहीं पे आप लिखेंगे 80 में किसका वर्णन? राज्यसभा का, राज्यसभा का। तो यहीं पे आप लिखेंगे 171, 171। इसमें किसका मिलेगा आपको? जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है ना, उच्च सदन, उसी तरह से आपका राज्य विधानमंडल में होता है विधान परिषद, ये उच्च सदन होता है। लिखेगा विधान परिषद। फिर आप लिखेंगे 81 में क्या लिखा है आपको? लोकसभा है ना, लोकसभा 81 में है लोकसभा। तो यहीं पे आप लिखेंगे 81 के बाद लोकसभा के बाद क्या लिखेंगे आप? 170। इसका क्या लिखेंगे आप लोग? वहां पे क्या होता है? विधानसभा होता है। क्या होता है? विधानसभा। ठीक है, तो यहीं तक आप आज रखिए, है ना। कल फिर मिलते हैं इसी अगले कड़ी में, अगले पार्ट के साथ, पार्ट 3 के साथ मिलेंगे डेली रोज 21 में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करते रहे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और अभी तक आपने मेरे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले डेली रोज 21 में, तब तक के लिए जय हिंद।